हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर। और मैं हूं आपका दोस्त अम्बत तिवारी। रात 8:30 बजे क्लास है जो कि आप सभी को लाइव मिल रही है, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीएससी ईपीएफओ बेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्प्रहेंसिव कोर्स, जो कि आप सभी बच्चों की तरफ बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ठीक है, तो नॉलेज स्काई पर सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए हम कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज़ जो हैं वो आप सभी को प्रोवाइड कराते रह रहे हैं। उसी सीरीज़ में आज की हमारी जो क्लास है ये इंडियन पॉलिटी की एक क्लास है, जैसा कि आप सभी ने ऑलरेडी शेड्यूल में देख लिया होगा। बट इस बार इस वीक मैंने थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं कि डिटेल में ना पढ़ाकर आपको क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा कराई है। सो इस वे में दोस्तों हमारी जो आज की क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि एक नया इनिशिएटिव जो हम वो शुरू कर रहे हैं वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो भी कराए जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो आप सभी के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में 2011 से लेकर 2019 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। इस सीरीज़ में आज हम आपको 2011 और 2012 के कुछ क्वेश्चन जो है वो कराने वाले हैं। तो 2-2 साल के क्वेश्चन जो है हमारे द्वारा आप सभी के लिए कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होंगे आपके स्कोर बूस्टिंग में काफ़ी ज़्यादा आपकी मदद करेंगे। सो आज सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में 2011 प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे इंडियन पॉलिटी के, उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले। चलिए, यहाँ पर हमारी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑन अकाउंट एंड इंटरिम बजट। ये 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था बेसिकली। ओके, सो आपके पास दो ऑप्शन है, अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस। The provision of vote on account is used by regular government, while an interim budget is a provision used by caretaker government। तो यहाँ पर दो गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, एक तो हो रही परमानेंट गवर्नमेंट और एक हो रही केयरटेकर गवर्नमेंट। ठीक है, सो बेसिकली बात करते हैं कि वोट ऑन अकाउंट जो होती है ये रेगुलर गवर्नमेंट यूज़ करती है और इंटरिम बजट जो होती है ये केयरटेकर गवर्नमेंट यूज़ करती है। पहला फैक्ट ये दिया हुआ है। दूसरा फैक्ट ये दिया गया है कि वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन गवर्नमेंट बजट, वाइल द इंटरिम बजट इंक्लूड्स बोथ एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ठीक है, ये दो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं कि है ना। अब आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। सभी का 20 सेकेंड है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, सिर्फ 20 सेकेंड है। देन विल डिस्कस द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन दोस्तों। ओके, और बच्चों ये क्लास जो होगी आपको हिंदी में भी प्रोवाइड करी जाएगी अलग से, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे परेशान ना हो। ये जो क्वेश्चन होंगे ये हिंदी में भी आपको डिटेल में प्रोवाइड कराए जाएंगे, सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। आराम से आंसर देंगे, काफ़ी बच्चों के जो हैं वो आंसर्स आने भी शुरू हो गए। दैट्स ग्रेट टू सी। चलिए आइए, तो इसका करेक्ट आंसर हम देख लेते हैं। काफ़ी बच्चों के आंसर्स ऑलरेडी आ चुके हैं और आई गेस इट वाज मोर देन सफिशिएंट टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। सो हियर वी आर विद द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मीन्स ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मतलब ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो दिया था कि वोट ऑन अकाउंट जो होती है वो रेगुलर गवर्नमेंट के लिए होता है और इंटरिम बजट जो होता है वो केयरटेकर गवर्नमेंट के लिए होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है कि वोट ऑन अकाउंट ओनली डील्स विद द एक्सपेंडिचर इन द गवर्नमेंट बजट, वाइल इंटरिम बजट इंक्लूड बोथ एक्सपेंडिचर एंड द रिसीट्स। तो याद रखना है कि जो वोट ऑन अकाउंट होता है इट्स ओनली टॉक अबाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ बजट। वोट ऑन अकाउंट जो होता है वो भाई गवर्नमेंट के खर्चे के बारे में बस बात करता है और कुछ भी नहीं। ठीक है, और वहीं पर हम बात करते हैं इंटरिम बजट, तो इंटरिम बजट में इनकम और एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो दोनों होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो दोनों की बात यहाँ पर की जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, the authorization for the withdrawal of funds from the consolidated fund of India must come from. The authorization for the withdrawals of the funds from the consolidated fund of the India must come from the President of India, the Parliament of India, the Prime Minister of India, or the Union Finance Minister, or the Union Finance Minister. ठीक है, आपसे एक बार 20 सेकेंड है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे देने के लिए।
The authorization for the withdrawals of the funds from the consolidated fund of India must come from the President of India, the Parliament of India, the Prime Minister of India, or the Union Finance Minister. चलिए, so the correct answer is option number B only. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओनली, मतलब द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे स्क्रीन पर ये रहा। वीडियो को सभी बच्चे जितने भी लाइव है लाइक करें, साथ ही शेयर भी कर दें, ताकि ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज का फ़ायदा उठा सकें और ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जो है वो जुड़ सके। देखिए, क्लासेस की इंटेंसिटी जो है वो बढ़ने वाली है। अब इस तरह के नए नए इनिशिएटिव हम आप सभी के लिए लाते रहेंगे। जैसे इनिशिएटिव मैं पॉलिटी में लेकर आया हूँ, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ, इसी चीज़ को मैं आगे भी बढ़ाने वाला हूँ। और भी जितने सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक इंडियन पॉलिटी के बाद इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, अपार्ट फ्रॉम दैट यदि हम बात करें इंडियन इकोनॉमी है, साइंस है, कंप्यूटर, इन सभी में जितने भी प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी के सभी हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं दोस्तों। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज all revenues received by the union government by way of taxes and other receipts for the conduct of government businesses are credited to the। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि भाई गवर्नमेंट जितना भी अमाउंट रेवेन्यू जो है वो रिसीव करती है टैक्स के फंड से या किसी भी और मीडियम से, क्लियर, गवर्नमेंट बिजनेसेस को कंडक्ट करने के लिए, तो वो पैसा क्रेडिट कहाँ किया जाता है। मान लीजिए आप सभी से जो टैक्स लिया जाता है वो पैसा कहाँ पर क्रेडिट किया जाता है, ये आप सभी को बताना है। पहला है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, या फिर डिपॉजिट एंड एडवांस फंड। डिपॉजिट एंड एडवांस फंड, कहाँ पर इस पैसे को रखा जाता है। ठीक है, 20 सेकंड है। काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स आने भी शुरू हो गए, दैट्स ग्रेट टू सी। काफ़ी सारे बच्चों के पास ऑलरेडी आंसर्स हैं, ये आपकी प्रिपरेशन लेवल को बताता है दोस्तों। ठीक है, और यदि इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो लाइव चैट के थ्रू जल्दी से मुझे बताएं भी इस चीज़ को। सो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी इनकम रिसीव करी जाती है गवर्नमेंट से, जितनी भी गवर्नमेंट से इनकम जो है वो रिसीव करी जाती है अलग अलग मीडियम से, अलग अलग मोड से, चाहे वो टैक्सेस हों या अदर मेथड ऑफ रिसीट्स हों, ठीक है, अदर मेथड्स ऑफ रिसीट्स हों, उनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा जाता है। इनको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो है वो रखा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी स्क्रीन पर ये रहा, व्हेन द एनुअल यूनियन बजट इज नॉट पास्ड बाय द लोकसभा। जो एनुअल बजट होता है, एनुअल यूनियन बजट होता है, जो आपका वार्षिक केंद्रीय बजट होता है आपका, वो कब पास नहीं किया जाता लोकसभा के द्वारा। पहला, ठीक है, पहला जो ऑप्शन है, द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। द बजट इज मॉडिफाइड एंड प्रेजेंटेड अगेन। सेकंड, द बजट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशन। द बजट इज रेफर्ड टू द राज्यसभा फॉर सजेशन। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज आस्क्ड टू रिजाइन। या फिर डी है, या फिर डी ऑप्शन है, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये केसेस दिए कि कब भाई लोकसभा पास नहीं करेगी यूनियन बजट को। ठीक है, यूनियन बजट को। ठीक है, पहला भाई कि भाई यदि उसको मॉडिफाई करके द्वारा प्रेजेंट कर दिया गया है, या बी ऑप्शन की भाई राज्यसभा को सजेशन के लिए रखा गया है, या सी ऑप्शन की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रिजाइन करने को बोला गया है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, या फिर ऑप्शन नंबर डी कि प्राइम मिनिस्टर सबमिट करता है अपने रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल मिनिस्टर्स को। रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल अपनी सबमिट करता है किसको, मिनिस्टर्स को। ठीक है, तो इनमें से किस केस में जो होगा वो यूनियन बजट जो है वो लोकसभा के द्वारा पास नहीं किया जाएगा। 20 सेकंड है आप सभी का आंसर करने को, ऑल्दो काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स ऑलरेडी मुझे आने लगे हैं अभी से। That's great. I will waiting only 20 seconds for you all to answer this particular question.
वेरी गुड। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। यदि हम ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी में द प्राइम मिनिस्टर सबमिट्स द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो एक ही केस होता है जब लोकसभा उसे पास नहीं करेगी। तो द केस इज़ व्हेन जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो सबमिट कर देता है। ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सही स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत निम्न में से कौन सी एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, एक कर्तव्य नहीं है? टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबेड बाय मी कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स। काफ़ी आसान सा इजी सा क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, सभी से बन जाना चाहिए, ठीक है। आई मस्ट से कि काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और ये आप सभी से बन जाना चाहिए। यदि मेरी लैंग्वेज में बोलें तो आप सभी बता सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक ऐसा क्वेश्चन है यदि मेरी लैंग्वेज में बोला जाए तो इसे। दैट्स ग्रेट, काफ़ी बच्चों के आंसर्स आने लगे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, टू वोट इन द पब्लिक इलेक्शन, ठीक है। क्या ये आंसर सही है या नहीं है बताएंगे आप लोग मुझे, या कोई डाउट है तो बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। विद रेफरेंस टू पब्लिक कमीशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट, इट एनकरेजेस टू इनफ्लो of foreign capital of infrastructure for development. B, it facilitates the proper distribution of finance among the public sector undertakings. C, it ensures transparency in the financial administration. और ऑप्शन नंबर डी, none of this statement, E, B, C, ठीक है। सो आपके पास चार ऑप्शन हैं, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। So you all have 20 seconds to answer the correct one. You all have 20 seconds to answer the correct one. है ना, इजी सा क्वेश्चन है, यदि बनता है तो आप सभी लोग बहुत आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे मुझे। दैट्स ग्रेट, काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स आने भी शुरू हो गए हैं। ओके, सो चलिए, इट वॉज सफिशिएंट टाइम टू आंसर द क्वेश्चन। लेट्स डिस्कस द आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी। मतलब कोई भी जो है वो करेक्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, इट एनकरेज द इन्फ्लुएंस। तो भाई जल्दी से मुझे जो होंगे फाइनेंस कमीशन के आइडियाज़ को बताइए आप सभी लोग। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2012 के प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को। आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम 2012 में पूछे गए प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन इंडिया अदर देन इंश्योरिंग दैट पब्लिक फंड्स आर यूज्ड एफिशिएंटली एंड फॉर इंटेंडेड पर्पस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑडिटर, दैट इज नोन एज कैग। 2012 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो भाई ऑप्शन है आप सभी के पास। फर्स्ट, कैग एक्सरसाइज एक्सचेंजर कंट्रोल ऑन बिहाफ ऑफ द पार्लियामेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर बी है, कैग रिपोर्ट्स ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। या थर्ड ऑप्शन है, information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the laws while managing public finance. और ऑप्शन नंबर 4 है, while dealing with the audits and accounting of the government companies, CAG has certain judiciary powers for prosecuting those who violate the law.
तो भाई कैग के बारे में बोला गया है कि क्वेश्चन में एक तो कैग का काम दिया गया है कि भाई ये कैग करता है, उसके अलावा और कौन से काम है जो कैग करता है, बाकी के गिवन 4 ऑप्शन में से आपको मुझे बताना है। ठीक है, ऑप्शन है आप सभी के पास ओनली 1 2 और 1 3 और 4, ओनली 2 और 3, या फिर सभी के सभी 1 2 3 4, और कौन से जो काम है वो कैग के आपको मुझे बताना है सभी बच्चों को। ठीक है, तो कैग एक्सरसाइज करती है, सारे कंट्रोल करती है पार्लियामेंट के बिहाफ पर उस केसेस में जब इमरजेंसी लगाई जाती है हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, चाहे वो नेशनल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। ऑप्शन बी बोलता है कि भाई जो कैग होती है वो रिपोर्ट जो कैग रिपोर्ट होती है वो एग्जीक्यूशन जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू, एक्सपेंसेस के थ्रू, या फिर सी ए की जो कैग जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ करती है कंपनीज़ को इन्वेस्टिगेट करके, ठीक है, और उनके अगेंस्ट जो चार्जेस होते हैं जो उन्होंने लॉज को वायलेट किया होता है पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ के अगेंस्ट प्रोसिक्यूटिंग पावर्स होती है जिन्होंने लॉज को क्या किया हुआ है, वायलेट किया हुआ है। 20 सेकेंड हैं आप सभी का इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए गाइस। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बोले तो ओनली 2 और 3 स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हैं। 2 स्टेटमेंट बोलता है कि कैग रिपोर्ट्स ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम बाय द मिनिस्ट्रीज आर डिस्कस्ड बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी, और 4 है भाई कि वाइल डीलिंग विद द ऑडिट्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज कैग हैज सर्टेन जुडिशरी पावर्स फॉर प्रोसिक्यूटिंग दोज हु वायलेट्स दी लॉ। तो ये दोनों जो पॉइंट हैं ये कैग के ऑथराइजेशन पावर है, याद रखना है आप सभी को। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज आर अपॉइंटमेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज आर अपॉइंटमेंट फर्स्ट need not necessarily be member of one of the house of the parliament but must become a member of one of the houses within 6 month। ठीक है भाई, पहला है। दूसरा ऑप्शन है need not necessarily be the member of one of the houses of the parliament but must become the member of Lok Sabha within 6 month, must be the member of one of the houses of parliament, या फिर डी member of लोक सभा। तो भाई जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है एज प्राइम मिनिस्टर तो उसके लिए कौन सी कंडीशन जो है वो सही है इन 4 गिवन ऑप्शंस में, इसे ध्यान से पढ़िए और मुझे इसका करेक्ट आंसर दीजिए। यूपीएससी 2012 के प्रीलिम्स में पूछा गया है, आपका एक क्वेश्चन है। सभी बच्चों को इसका करेक्ट आंसर मुझे देना है। तो 20 सेकेंड हैं आप सभी के पास इसका सही आंसर देने के लिए एवरीवन। बी क्विक टू आंसर द क्वेश्चन एवरीवन। चलिए करेक्ट आंसर इसका हम देखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए ओनली, और ऑप्शन नंबर ये बोलता है नीड नॉट नेसेसरली बी अ मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बट मस्ट बिकम द मेंबर ऑफ वन ऑफ द हाउसेज विद इन 6 मंथ। मतलब ये है कि रूलिंग पार्टी में से यदि रूलिंग पार्टी में से कोई भी किसी को अपना हेड सेलेक्ट करता है, हेड मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी एक हाउस का मेंबर हो, बट अपॉइंटमेंट के 6 मंथ के अंदर उसे किसी एक की मेंबरशिप लेनी होती है, दैट इज़ नेसेसरली इम्पॉर्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन आज की स्क्रीन पर ये रहा 2012 प्रीलिम्स एग्जाम से कि विद रेफरेंस टू दी डेलिमिटेशन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डेलिमिटेशन कमीशन के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला, द ऑर्डर ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, इसे कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता इनके ऑर्डर को। दूसरा, when the orders of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha or state legislative assembly they cannot effect and modification in the orders। ठीक है,
सो ऑप्शन है आपके पास कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ओनली स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, 20 सेकेंड है आप सभी के पास इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। एवरीवन, you all have only 20 seconds to answer the correct one. दैट्स ग्रेट, काफ़ी सारे बच्चों के आंसर्स भी आने लगे हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके करेक्ट आंसर को हम। सो हियर वी आर with the correct answer, and the correct answer is option number C. The correct answer is option number C. तो ऑप्शन नंबर सी क्या है भाई, दोनों करेक्ट हैं। डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में जो दोनों स्टेप हैं वो करेक्ट हैं। पहला है द ऑर्डर ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सेकंड है व्हेन द ऑर्डर्स ऑफ द डेलिमिटेशन कमीशन आर लेड बिफोर द लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर्स। ठीक है, सो चलिए ये अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हियर वी आर विद द अनदर क्वेश्चन। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से रीड कीजिए और इसका आंसर दीजिए मुझे एवरीवन। So the question is, according to the Constitution of India, it is the duty of the President of India to cause to be laid before the Parliament which of the following? First है the recommendation of Union Finance Minister, the recommendation of Union Finance Minister. B, the report of Public Account Committee. C, the reports of Comptroller Auditor General. या D, the report of National Commission for the Scheduled Caste. Select the correct answer for using the given codes below. ऑप्शन ए है सिर्फ ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी है बोथ 2 और 4 आर करेक्ट, ऑप्शन 3 1 3 एंड 4 आर करेक्ट है, ऑप्शन डी 1 2 3 4 आर करेक्ट। जल्दी से बताइए सभी बच्चे, फास्ट। ग्रेट, काफ़ी बच्चों के आंसर्स भी आ रहे हैं। ठीक है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। द करेक्ट आंसर इज नथिंग बट द ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। 1 बोलता है द रिकमेंडेशन फॉर द पब्लिक फाइनेंस कमीशन, 3 ऑप्शन है द रिपोर्ट्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और 4 द रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A deadlock between Lok Sabha and the Rajya Sabha calls for joint sitting of the Parliament during the passage of। तो भाई जो joint sitting होती है वो किसके थ्रू होती है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव, मनी फॉर मनी बिल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ओनली 1 इज करेक्ट, 2 और 3 इज करेक्ट, 1 और 3 इज करेक्ट, या ऑल 3 आर करेक्ट। जल्दी से मुझे बताइए एवरीवन, कौन सा जो है वो सही होगा एज पर द गिवन। द डेडलॉक बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा कॉल्स फॉर जॉइंट सिटिंग। ठीक है, मतलब क्या होता है सभी में अलग अलग बिल पेश किए जाते हैं, बट कभी डेडलॉक हो जाए मतलब दोनों से ही पास नहीं हो रहा है तो उनकी जॉइंट सिटिंग बिठाई जाती है। तो ये किसके लिए बिठाई जाती है? ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए, मनी बिल्स के लिए, या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए। 20 सेकेंड है आप सभी का आंसर करने के लिए, एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द करेक्ट आंसर। Fast everyone, be quick to answer. सो चलिए आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, विच मीन्स ओनली 1 ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे 2012 के भी क्वेश्चंस जो हैं वो खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अपने रिव्यू ज़रूर इस सीरीज़ के बारे में दें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।